हेलो एवरीवन। 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का मैथमेटिक्स का जो पेपर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, उसमें फर्स्ट 12 क्वेश्चंस जो रिट्रीव हुए बच्चों से वो आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं और अब 13 ऑनवर्ड्स अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर डेटा मिसमैच हो, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है ना, रिटेंशन है क्वेश्चंस का। बच्चों ने जो बताए हैं, हो सकता है डेटा, हो सकता है यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा है, हो सकता है यहाँ पे 4 हो, बट एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल स्टूडेंट से कंफर्म करने के बाद आपके सामने रखा है, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आया हुआ होगा, है ना। बट हाँ, फिर भी एरर के का स्कोप बनता है। तो एनीवेज, जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि पूछा गया था। तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको ये डिस्कशन डेफिनेटली बेनिफिट दे सकता है। तो देखिए, अपन क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अपने पास एक ये इक्वेशन, 3 प्लेन की इक्वेशन दे रखी है एक तरीके से, एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चन है, मतलब मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन बनता है, उसमें से एक ये है। तो इसमें कहा गया है कि भाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 7 है अगर, तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन बताना है। तो एक तो अपन ये कर सकते हैं कि हम इसका डी निकालें, है ना, क्योंकि ax इज इक्वल टू बी जो अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से या फिर क्रैमर्स रूल से, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए या d बोल दीजिए, जो भी आप बोले। तो d कितना आ जाएगा अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो देखते हैं ये 1 1 1 अल्फा बीटा 7 एंड 3 2 1, ठीक है। क्योंकि अगर d नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर d जीरो है तो फिर अपन d1 d2 d3 पे जाएंगे अगर अपन क्रैमर्स रूल की बात करें। तो एक बार इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो भाई ये कितना आया, 1 के साथ आएगा बीटा माइनस 14, फिर ये 1 देखो अल्फा माइनस 21, तो ये हो जाएगा 21 माइनस अल्फा, और फिर इस 1 के साथ 2 अल्फा माइनस 3 बीटा। ये देखिए, तो ये आपके पास अल्टीमेटली बन गया अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7। ये देखिए, ये आपका डी निकल के आ गया, है ना। अब अपने को बताना है कि अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 7 है तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखो, ये अगर अल्फा बीटा दोनों को अपन 7 पुट करते हैं तो आपका डी जीरो आ जाएगा, ठीक है। और अगर अब देखो, यहां पे बच्चे स्टक हो सकते हैं कि वो d1 d2 d3 निकालने लगे, बट अगर आप एक प्लेन के विजन से भी देखें, जो वेक्टर 3D में अपन प्लेन देखते हैं, तो अगर प्लेन के विजन से देखें तो अगर आप अल्फा बीटा को 7 पुट करते हैं तो आप देखो यहां 7 7 7, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8/7, और ये है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये पैरेलल प्लेन है, तो मतलब ये नो सॉल्यूशन का केस जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपका सही लिखा हुआ है, बट यहां पे ध्यान दीजिए, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आइए, इफ अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7 इज 0। देखिए, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7 हमारा यहां पे भी आ रहा था, तो एक तरीके से आपसे कहा गया है कि अगर डी जीरो है ना, ये जीरो है यानी कि डी जीरो है, ठीक है। एंड अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 7 7, ठीक है। मतलब 7 7 नहीं होने का मतलब कि ये दोनों पैरेलल प्लेन नहीं है। भाई ये जीरो तो अल्फा बीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि अल्फा बीटा को 7 7 ही रखा जाए। अपन ऐसा कर सकते हैं, अल्फा को 8 रख दें, बीटा को 15/2 रख दें, तो भी आपको ये वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो अल्फा बीटा का पेयर 7 7 वाला नहीं है, कुछ और हो सकता है। देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखो, यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7 जीरो है तो डी जीरो है, तो ये यूनिक का केस तो नहीं बनेगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट ही पिक करना था। तो वैसे तो आपका ऑप्शन सेकंड पिक हो गया, बट स्टिल अगर आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखें तो देखो, अगर अल्फा बीटा को अपन -1 4 रखते हैं, तो अगर अपन ने अल्फा को -1 बीटा को 4 रखा तो ये नॉन जीरो आएगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट लिखा हुआ है। फिर देखो, यहां पे लिखा है देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा लाइंग ऑन द लाइन दिस फॉर विच सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। मतलब देखो, कोई अल्फा बीटा का ऐसा पेयर हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, और उसके लिए नो सॉल्यूशन मिले। तो अभी आपको जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप उसी को यहां पे यूज कर सकते हैं कि अगर अपन x और y को 7 7 लेंगे तो देखिए ये आपका 21 हो गया, और 7 7 के केस में आपको पैरेलल प्लेन मिल रहे थे, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आप अल्फा बीटा 7 7 ले लेंगे तो वो इस पे भी लाई कर रहा है और नो सॉल्यूशन भी आ रहा है,
यहां पे लिखा है देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एक पेयर कम से कम एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया है ना। अल्फा बीटा को अगर आप 7 7 लेंगे तो ये इक्वेशन भी होल्ड करेगा और नो सॉल्यूशन भी आएगा। तो आपको इनकरेक्ट पिक करना था, तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 14th नंबर क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 6 बॉल्स, ठीक है। तो एक बैग में हमारे पास 6 बॉल्स हैं। इफ 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम बैग एंड फाउंड टू बी ब्लैक, देखिए ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया कि हमने 2 बॉल्स निकाली और वो ब्लैक हैं, अगर ऐसा है बता दिया गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैग कंटेन्स एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स। तो देखिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो पहले अपन टोटल प्रोबेबिलिटी का केस बनाते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है कि दोनों जो बॉल्स निकली हैं, 2 बॉल्स चूजन फ्रॉम बैग एंड फाउंड टू बी ब्लैक, तो अपन एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस बात की कि अगर 2 बॉल्स निकाली जाएं तो वो ब्लैक होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो अपन कह सकते हैं कि बैग के अंदर हो सकता है 2 ही बॉल ब्लैक हो सकता है 3 ब्लैक बॉल हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, 2 से कम तो नहीं हो सकते क्योंकि 2 की 2 बॉल ब्लैक, फिर उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 2 ब्लैक बॉल है बॉक्स के अंदर तो देखिए 6C2 और ऊपर 2C2, ठीक है भाई, 2 ब्लैक है और टोटल 6 है, तो 2 की 2 ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2C2/6C2। अगर 3 बॉल हमारे पास ब्लैक हैं तो देखिए कितना आएगा 3C2/6C2, और अगर 4 बॉल ब्लैक हैं तो 4C2/6C2, अगर 5 ब्लैक हैं तो 5C2/6C2, और अगर 6 की 6 ब्लैक हैं तो 6C2/6C2, ठीक है। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बॉल्स निकाली हैं वो दोनों की दोनों 2 बॉल्स जो निकली हैं वो ब्लैक होंगी। अब अगर रिवर्स प्रोबेबिलिटी है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में अपन कौन सा वाला केस डाल देंगे, ये दोनों केसेस डाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैग कंटेन्स एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स, यानी कि या तो 5 या 6, तो 5C2/6C2 प्लस 6C2/6C2। तो यहां पे अपन देख सकते हैं 6C2 वगैरह सब जगह से कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर 10 और ये जो 6C2 है ना, 6C2 की वैल्यू कितनी होती है 15 होती है ना, 6 × 5/2, और यहां पे देखें तो 2C2 इज 1, 3C2 इज 3, 4C2 इज 6, 5C2 इज 10, 6C2 इज 15, है ना। तो देखिए ये आपके पास आ गया 25 ओवर कितना हो गया 35, ठीक है ना, ये आपका 35, तो ये आपके पास आ गया 5/7, ठीक है। तो 5/7, तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस थे, तो 5/7 अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी का काफी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। फिर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन, तो देखिए फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर लेस देन 28,000 एंड आर डिविजिबल बाय 3 and 11 बोथ। देखो यार ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब अपन कह सकते हैं प्रॉपर 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अगर अपन 5 डिजिट नंबर देखें तो मिनिमम 5 डिजिट नंबर आपके पास क्या आएगा 10,000, ठीक है। तो अपन 3 से डिविजिबल नंबर्स की बात करते हैं, है ना, 5 डिजिट नंबर्स। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या आएगा 10,002, है ना। सम ऑफ डिजिट को अपन ने 3 से डिविजिबल कर लिया, तो 10,001 नहीं होगा 10,002 होगा, और उसके बाद 10,005, ठीक है, फिर 10,008, 3 ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते जो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा तो अपन क्या बोल सकते हैं 99,999, ये आपका 3 से डिविजिबल नंबर है, ठीक है। अच्छा लेकिन हमें यहां तक नहीं जाना है, क्योंकि देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था 5 डिजिट नंबर्स विच आर लेस देन 28,000, तो जो हाईएस्ट नंबर आप पिक करेंगे वो क्या लेंगे 27,999, ये देखिए। और ये 28,000 को आप देख सकते हैं ये 3 से डिविजिबल नहीं है, और इसको आप देखें क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप देखिए 2 और 7 9 और 999, तो ये आपका 3 से डिविजिबल है। तो देखिए ये वो नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। अब अपन एक काम करते हैं 11 से डिविजिबल नंबर निकालते हैं, तो 11 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो अगर यहां पर इसको 11 से डिवाइड करें तो 11 9 99, 100, मतलब आप यहां पे देख सकते हैं कि 10,010 ये 11 से डिविजिबल है। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना,
देख लेते हैं, 11 9 से 99, 1 1, 11 1 से 11। ये देखिए, ये आपका पहला नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, 5 डिजिट का। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11 ऐड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर मिलेगा 11 ऐड कर देते हैं, 10,032 एंड सो फोर्थ। जो आखिरी नंबर मिलेगा, तो अपन एक काम करते हैं, 28,000 को 11 से डिवाइड कर दो, देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो 11 2 जा 22 और 6 0 तो 55, 5 0 44, 6 0 55, ठीक है। तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, 5 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 27,995। आप एक बार 11 से डिवाइड करके इसे वेरीफाई कर लीजिए, तो देखो 22 आएगा, 5 9 तो 55, 4 9 तो 44 और 5 5 55। देखिए ये आपका आखिरी नंबर जो 11 से डिविजिबल है। अब अपने को फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स व्हिच आर लेस देन दिस एंड आर डिविजिबल बाय 3 एंड 11 बोथ, ठीक है। देखो इसमें क्लैरिटी थोड़ी सी कम है इस क्वेश्चन के अंदर, बोथ नहीं लिखा हुआ है ना, 3 एंड 11 बोथ नहीं लिखा हुआ है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो भी आपके काम के हैं, जो 11 से डिविजिबल है वो भी काम के हैं, और जो 3 और 11 दोनों से डिविजिबल हैं वो भी आपके काम के नंबर्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 एंड 11 बोथ लिखा होता तो फिर अपन वो नंबर्स लेते जो दोनों से डिविजिबल है, बट यहाँ पे अगर किसी एक से भी डिविजिबल है तो उसे अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स का सम आप निकाल लीजिए, मान लीजिए ये S1 आ गया, ठीक है, इन सब का सम, फिर आप इनका सम निकाल लीजिए, मान लीजिए ये S2 आ गया, ठीक है। लेकिन होगा क्या, कुछ नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी डबलिंग होगी। कौन से नंबर्स होंगे, अगर आप इस बात को नोटिस करें तो देखो, अगर आप इस सीरीज में आगे आप बढ़ेंगे तो 8 के बाद 11 आएगा, 11 फिर 14 फिर 17 फिर 20 23 है ना, फिर 26 29 32। देखिए यहां पर पहला नंबर जो दोनों में कॉमन होगा वो आपको मिलेगा 10032। देखिए 10032 यहां पे भी है, 10032 यहां पे भी है, ठीक है। इसके बाद जो अगला नंबर दोनों में मिलेगा उसमें क्या होगा, यहां पे 3 का कॉमन डिफरेंस है, यहां 11 का कॉमन डिफरेंस है, तो 33 का कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा। 33 का कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, 10065। ये देखिए अगला नंबर है ना, मतलब हमने कॉमन टर्म्स की एक सीरीज बना ली और इनका सम निकाल दिया S3। तो देखिए आपका नेट आंसर क्या आएगा, S1 प्लस S2 माइनस S3, है ना, क्योंकि S1 हमारे काम के नंबर्स हैं, S2 भी हमारे काम के नंबर्स हैं, और ये वो नंबर्स हैं जिनको हमने यहां भी ऐड किया और यहां भी ऐड किया है, तो उसे 1 टाइम माइनस करना पड़ेगा। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस 7091, राइट। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 16th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, फॉर द एलिप्स दिस मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी नॉर्मल फ्रॉम सेंटर इज 1, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज। देखो यार, अपन ने कोई भी नॉर्मल ड्रॉ किया और उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाली। वैसे इसमें आपको याद भी हो सकता है कि सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो मॉड ऑफ a माइनस बी होती है ना, मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी भी नॉर्मल की सेंटर से, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी 2 माइनस बी, ठीक है। और इसको अगर अपन देखें तो ये 1 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और अगर ये 1 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो b की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर 3 आएगी, ठीक है। ये कैलकुलेट की जा सकती है, आप आसानी से निकाल सकते हो। और वो कैसे निकालोगे, ये हमारे पास एक एलिप्स हो गया, यहां पर अपन ने एक टेंजेंट और ये नॉर्मल, ठीक है, और ये आपके पास सेंटर हो गया। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अपन ने एक पॉइंट इस पे पिक कर लिया, लेट से a cos थीटा b sin थीटा, है ना। तो अपन नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के बाद आप ओरिजिन से या एलिप्स के सेंटर से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर एलिप्स है तो सेंटर से परपेंडिकुलर की लेंथ आप निकाल सकते हैं, है ना। और उस लेंथ को अपन मैक्सिमाइज करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी मॉड ऑफ a माइनस बी आएगी। तो b की वैल्यू यहां से 1 और 3 आ गई। जैसी b की वैल्यू 1 और 3 आ गई तो फिर इसेंट्रिसिटी निकालना काफी आसान काम है। इसेंट्रिसिटी की अगर बात करें तो अगर b को आप 1 पिक करते हैं तो आपको मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा √3/2। और चूंकि सिंगल करेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन था तो √3/2 आपका यहां से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफी आसान सवाल था, बट हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको ये बात याद नहीं है तो थोड़ा निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन है जरूर,
और बट अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। फिर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 17th, देखिए फाइंड अल्फा फॉर द गिवन डेटा इफ वेरिएंस इज 3.01। मतलब कहने का ये है कि ये आपको एक डेटा सेट दे रखा है, स्टैट्स का क्वेश्चन है, इसका वेरिएंस आपको 3.01 गिवन है। ठीक है, ये डेटा के लिए मैंने पहले भी बोला कि डेटा वेरी कर सकता है, हो सकता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको जो वेरिएंस की 3.01 हो सकता है ये 3 हो। कुछ बच्चों ने ये भी क्लेम किया है कि वेरिएंस 3 था, है ना, कुछ ने कहा है 3.01 था, तो हो सकता है कि वेरिएंस की वैल्यू 3 हो। तो अपने को अगर अपन क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो पैटर्न आपको सेम मिलने वाला है। यही पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ डेटा सेट था और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज थी। ठीक है, आपको ये फ्रीक्वेंसी छुपा ली गई थी, ये आपसे को बताई नहीं गई थी कि जो डेटा 5 है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बट इसका वेरिएंस आपको 3.01 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वेरिएंस का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ना, कितना फॉर्मूला होता है भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई और माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस होता है। ठीक है, इसे जनरली हम लोग सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को देखें तो इसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको 3.01 दे रखी है, ये आपको 3.01 दिया हुआ है। ठीक है, आप एक्स बार निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। मीन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये आपके पास कितना आएगा, अगर मीन निकालें तो देखो एक्स बार इज इक्वल टू 2 4 8, फिर 64, फिर कितना आएगा 5 अल्फा, और फिर ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है, और 42 और 36। ठीक है, ये देखिए डिवाइडेड बाई नेट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो 20 और 30 45 प्लस अल्फा, ये देखिए ये आपका मीन आ गया, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा, और यहां पर ये जो सिग्मा एफ आई है इसकी जगह भी आपको कितना मिल जाएगा 45 प्लस अल्फा, और यहां पर भी अपन ये पूरा कैलकुलेट करके डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है और वो है अल्फा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर है, लेकिन हो सकता है ये कैलकुलेटिव इसलिए हो क्योंकि मैंने भी अभी इसको सॉल्व किया कैलकुलेशन डेटा सेट करने के लिए, तो अपने को कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा लगा, बट हाँ नेट आंसर आपका 5 आ रहा है इसका। बट हो सकता है कि डेटा में कुछ गड़बड़ी हो, जो एग्जैक्ट डेटा था जब आप उस पे ट्राई करें इस क्वेश्चन को तो कैलकुलेशन इजी हो, है ना। बट फिलहाल जो आपके पास डेटा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके आंसर अपना निकाल सकते हैं और यू विल गेट अल्फा इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें लिखा है अ सर्किल हैविंग सेंटर 2 3 एंड रेडियस √2 रोल्स 4 यूनिट अपवर्ड्स ऑन टेंजेंट एट 3 2। मतलब ये कुछ ऐसी कहानी है भाई कि देखो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहां पर एक सर्किल है, इसका सेंटर आपका 2 3 है, ये देखिए ये आपका 2 3 सेंटर है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है √2। इस पे अपन ने एक ये टेंजेंट बनाई, किस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं 3,2 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और इस टेंजेंट पे अपन इसको रोल करते हैं ऊपर की तरफ, है ना। कितना रोल करते हैं 4 यूनिट हमने रोल किया, तो 4 यूनिट रोल करने पे सपोज ये इस जगह पे सर्किल पहुंच गया, है ना। तो अपन कह सकते हैं जो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 है। ठीक है, अब पहले अगर अपन कैलकुलेशन पे आए थोड़ा सा, तो ये जो सर्किल आपको दिया हुआ है आप इसकी इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। ये कितनी आएगी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर यानी कि 2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, और फिर 4 और 9 13 माइनस 2 11 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, तो अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो आप रिप्लेसमेंट लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया एक्स x1 से, तो देखो ये आ गया 3x, y1 से रिप्लेस किया 2y, 4 इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2, और 6 y को रिप्लेस किया y प्लस y1 बाई 2, और प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचेगा, और ये 2 से कैंसिल आउट होकर 3 बचेगा। तो नेट x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x माइनस 2x, मतलब कि x। नेट y कितना आएगा देखिए 2y माइनस 3y, मतलब माइनस y, और कांस्टेंट कितना आएगा यहां पर अपन देखें तो -6 और -6 -12 और +11 तो -1। ये लीजिए
ये आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, जिसपे अपन ने सर्कल को रोल किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट इट इज C1 सर्किल, नाउ C2 इज अ सर्किल विच इज इमेज ऑफ C1। देखो C1 इसको कहा गया है और C2 C1 की इमेज है अबाउट दिस टेंजेंट, यानी कि ये आपकी ये C2 सर्किल हो गया इमेज, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेड बाय सेंटर ऑफ C1 एंड C2 एंड देयर फुट ऑन एक्स एक्सिस। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहां से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे और ये अपन ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम का अपने को एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस पॉइंट को निकाल लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा भाई, ये डिस्टेंस 4 है और ये देखो जो लाइन है इसका स्लोप 1 है, यानी कि 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये भी 45 डिग्री बनाएगी। तो अगर आप 4 का कंपोनेंट लेंगे, 4 cos 45 और 4 sin 45, तो P का कोऑर्डिनेट अपन लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 cos 45, 4 cos 45 2√2 हो जाएगा, ठीक है, और 3 प्लस 2√2। ये देखिए ये आपका P पॉइंट आ गया। जब P आ गया तो P की अगर अपन y इक्वल टू एक्स माइनस वन के अबाउट इमेज निकाल देंगे तो अपना काम बन जाएगा, Q आ जाएगा। देखो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल इमेज निकाली जा सकती है या फिर आप एक काम इस जगह पे कर सकते हैं, आपको y बराबर एक्स माइनस वन के अबाउट इमेज निकालनी है। आप एक काम करिए, इस पूरे सिस्टम में x को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस वन से, या अपन यूं कह सकते हैं कि जो y इक्वल टू एक्स माइनस वन लाइन है वो यहां नीचे से जाएगी। अपन पूरे सिस्टम को 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर देते हैं। अगर 1 यूनिट पीछे शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 2√2, ठीक है। 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स पे जब आप इसकी इमेज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 2√2 कॉमा 1 प्लस 2√2। ये देखिए, और फिर से पूरे सिस्टम को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए 1 यूनिट, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो 3 कन्वर्ट हो जाएगा 4 में। देखिए ये आपका Q आ गया। तो इसमें हो सकता है कि एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस हो कि हम पूरा इमेज का फॉर्मूला वगैरह लगा करके निकालें, बट अपन ऐसे काफी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको Q पॉइंट मिल गया। जैसे ही Q पॉइंट मिला, अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने में कोई दम नहीं है। अगर अपन देखें तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ Q मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो P का y कोऑर्डिनेट ये है, Q का y कोऑर्डिनेट ये है, तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 4 प्लस 4√2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ये क्या हो जाएगा, Q के x कोऑर्डिनेट में से P के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए। तो Q के x में से P के x को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, है ना। ये देखिए इसमें से इसको अपन ने माइनस कर दिया, तो ये आपको एरिया मिल गया, ठीक है। तो यहां से कुल मिलाकर के अगर अपन पूरी फील की बात करें कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं अपन, तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन निकाली, 3-2 पे अपन ने टेंजेंट निकाली, अपन ने इसको रोल किया, रोल करने के बाद हमने P पॉइंट का लोकेशन निकाल लिया, तो P पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद उसकी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन जो लाइन है उसके अबाउट हमने इमेज निकाल ली, है ना, P पॉइंट की। तो आपको Q मिल गया। जब आपके पास ये पूरा एक ट्रेपीजियम बन गया तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। एक बार फिर से हो सकता है डेटा में थोड़ा बहुत मिसमैच हो, बट जो ओवरऑल क्वेश्चन की फील थी वो यही थी, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 19th। देखिए ये आपका रिलेशन चैप्टर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट R बी अ रिलेशन ओवर द सेट n क्रॉस n एंड इट इज डिफाइंड बाय ये ABCD इज इक्वल टू दिस। तो आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना है। तो अपन ने रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सबसे पहले क्या किया, AB पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, AB। तो अगर आप AB लेते हैं तो आप देखिए क्या बनेगा, यहां पे जो पैटर्न है वो ये है, ये देखिए AD और फिर इंटू B माइनस C। तो देखिए यहां पे कितना आएगा, AB इंटू B माइनस C, तो यहां पे B माइनस A हो जाएगा। क्या ये बराबर है BC मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो BA इंटू A माइनस D कितना हो जाएगा, A माइनस B। क्या ये बराबर है इसके, आप देखिए क्या ये बराबर है, नहीं है। AB तो आ रहा है बट यहां पे B माइनस A और यहां पे A माइनस B है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। फिर अपन देखें अगर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में अपन ने ABCD एलिमेंट है अगर, तो अपने को चेक करना है कि क्या CD AB भी होगा, ठीक है। तो अपन ने यहां पर ABCD एलिमेंट अगर है तो वो कंडीशन फुलफिल होगी,
मतलब कि AD इंटू B माइनस सी इज इक्वल टू BC इंटू A माइनस D, ये तो फुलफिल होगी। ठीक है, फिर अपन अगर बात करें CDAB, तो CDAB में क्या होगा, देखो ये बन जाएगा CB, है ना, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, इंटू B माइनस सी यहां पे था, तो यहां पे कितना आएगा D माइनस A। क्या ये बराबर है, जैसे यहां पे था BC तो यहां पे DA हो जाएगा, और इंटू A माइनस D तो यहां पे होगा C माइनस B। चेक करिए कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो क्या ये भी होल्ड करेगा। तो देखो अगर अपन इसमें माइनस कॉमन ले ले तो ये B माइनस सी और ये A माइनस डी, तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये होल्ड करेगा तो ये भी होल्ड करेगा, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अगर अपन देखें तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें तीनों दिया हुआ है। सेकंड को देखें अगर, तो सेकंड में आपका सिमेट्रिक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, ये अभी प्रूव करना बाकी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में ट्रांजिटिव के बेसिस पे ही इसको डिफर किया गया है, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको फोर्थ भी गलत हो गया है ना, मतलब अब कुल मिलाकर सेकंड थर्ड में आपको सेलेक्ट करना है कि ये कौन सा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो अपन ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या करें, देखो ट्रांजिटिव के लिए एक तो ऑप्शन ये है कि आप ABCD एक ले लीजिए एलिमेंट, फिर CDEF दूसरा एलिमेंट ले लो, फिर ABEF को चेक करो। ठीक है, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं कि सपोज कोई न्यूमेरिकल डेटा भी ले सकते हैं अपन, है ना, कि 1 2 2 3 ऐसे करके देख सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि चलो मैंने एक एलिमेंट देखा AB, BA, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, आप ये नोटिस करिए AB, BA है कि नहीं। तो AB, BA अगर आप देखेंगे तो आप देखो यहां पे ये B माइनस सी लिखा है, B माइनस सी, तो ये B माइनस B 0 आएगा, है ना, लेफ्ट साइड। और यहां पे देखो A माइनस D लिखा है, A माइनस D, तो A माइनस A भी 0 आएगा, यानी कि AB, BA एलिमेंट इसमें होगा, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, अगर अपन देखें BA, AB ये एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, तो देखो फिर से A माइनस D और एक में B माइनस सी, तो A माइनस D और B माइनस सी ये भी दोनों साइड 0 0 आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि AB, BA एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर होगा, BA, AB भी इस रिलेशन के अंदर होगा। और AB, AB देखिए AB BA है, BA AB है, बट AB AB नहीं है क्योंकि अभी अभी अपन ने प्रूफ किया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, AB, AB इसके एलिमेंट नहीं होगा। तो आप देखिए AB, BA है, बट BA, AB भी है, बट AB, AB नहीं है, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव नहीं होने का मतलब कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ सेकंड और थर्ड में वो सेकंड हो गया, है ना, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका रिलेशन का जो क्वेश्चन था ये भी अपन ने डिस्कस किया। तो अगर अपन एक बार जल्दी से ब्रीफ करें तो क्वेश्चंस की को अगर अपन कंपेयर करें, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर आए हैं, है ना। जो 31 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन रिलेटिवली ज्यादा मिला है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें सभी ऑप्शंस को आपको देखना था क्योंकि इनकरेक्ट की चर्चा हो रही थी, तो क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग था। अगर अपन 14th की बात करें तो ये जरूर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइम भी नहीं लग रहा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी पता है तो आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग है, ऑल्दो ये क्लास 10th लेवल का एपी का क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन अच्छा खासा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और अगर अपन 16th क्वेश्चन को देखें तो यहां पर भी अगर आप ये मॉड ऑफ a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं तो वापस से कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहने वाला है। और 17th का डेटा बहुत क्लियर नहीं पता है, तो बट जो हमारा ये डेटा है इसके हिसाब से ये भी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और 18th नंबर क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है, आप देख सकते हैं यहां पर। और 19th क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं कहा जाएगा, हाँ ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल अगर अपन मैथमेटिक्स पेपर को देख रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट 31 जनवरी का, तो रिलेटिवली थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टफ नहीं है, लेंदी पेपर है मैथ्स का थोड़ा सा, है ना। अगर अपन पहले पेपर जो हुए हैं उनके कंपैरिजन में बात करें तो आई होप आप लोगों ने इसको ठीक से किया होगा। लगभग 1.25 घंटे आपको मैथमेटिक्स में लगे होंगे, आपने दिए भी होंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स जिन बच्चों के 31 के बाद है।